हेलो दोस्तों, मैं हूं एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर आए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। आज हम जो देखने वाले हैं वो है आज हमारा पार्ट नंबर 2, पेपर नंबर 1 और 2016 का प्रारंभिक पेपर, जो कि लास्ट पेपर रहा है झारखंड पीएससी का। हमने इसके पूर्व पूरी श्रृंखला चलाई है, ध्यान रखिएगा। आप शुरू से देख सकते हैं जितने भी झारखंड पीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको यहाँ पर हमने आपको डिटेल में बताया गया है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और सारे वीडियोस को जरूर देखिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी फॉर यूपीपीएससीएस, एमपीपीएससी एवं बीपीएससी की आप प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 96960608985648880530 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ज्वाइन कीजिए हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन से चारों ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देख लेते हैं। ओपन ऑफिस एक ओपन है आपका, लिनक्स है, गूगल क्रोम है, परंतु इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, ये वे होते हैं जिसका जो सोर्स कोड होता है वो किसी के द्वारा परिवर्तित होने या वृद्धि होने हेतु उपलब्ध रहता है। जैसे मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, ये सभी के सभी जो ओपन सोर्स कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर आधारित होते हैं। परंतु यदि हम बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर की तो यह 5 बड़े ब्राउजर्स में आता है, जिसे क्लोज्ड सोर्स वाला एकमात्र ब्राउजर। धन का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये क्लोज होता है, धन की क्लोज्ड ब्राउजर है, धन का आपको याद होना चाहिए, ना कि आपकी ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यह आता है। तो धन की क्लोज सोर्स वाला एक ब्राउजर है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी गूगल क्रोम, लिनक्स और ऑफिस, ओपन ऑफिस जो है ये सभी के सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और ये ओपन सोर्स के अंतर्गत आते हैं, परंतु इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका ओपन सोर्स के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 2, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है। देखो, आपको बताना है जो सुनहरे चावल है उनमें बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है। गाजर से, डेफोडिल से, चुकंदर से या पपीता से। तो आप सभी को ज्ञात होगा जो सुनहरे चावल होते हैं उनमें बीटा कैरोटीन जीन आते हैं आपके डेफोडिल से। कहाँ से आते हैं आपके डेफोडिल से। देखिए, डेफोडिल का यदि नाम बताऊँ तो डेफोडिल को कहते हैं नार्सिसस स्यूडो नर्सिसम सेसाइट, ध्यान रखिएगा। और यह 2 बीटा कैरोटीन से बनते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें मृदा जीवाणु भी होते हैं और आप एक डेफोडिल भी होते हैं, जिसके कारण जो चावल होता है उसमें गोल्डन राइस का निर्माण किया जाता है, सुनहरे चावल बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो गोल्डन राइस चावल है एक प्रकार का ओराइजवा सेटाइवा, ध्यान रखिएगा, जो ओराइजा सेटाइवा है एक प्रकार की यह इसकी किस्म होती है जिसमें बीटा कैरोटीन की आनुवंशिकता विभिन्न प्रकार से दिखाई गई है। तो सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आते हैं, तो आते हैं आपके डेफोडिल से। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 3, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम बताना है। आपको बताना है मून एक्सप्रेस, मून फ्लाइट, चंद्रयान या मून मेल। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मून एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली जो प्राइवेट फ्लाइट योजना थी वह थी आपकी मून एक्सप्रेस, जो अमेरिकी सरकार ने 2016 अगस्त में जो फ्लोरिडा है वहाँ पर स्थित जो मून एक्सप्रेस है वहाँ से प्रस्तावित की थी यात्रा की। 2017 में प्रस्तावित थी कि जो रोबोटिक यान है वह चंद्रमा पर उतारा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यह था कि जो चंद्रमा की जो वाणिज्यिक उड़ान भरना है और इसके जो संसाधन हैं उनके अन्वेषण में हमारी सहायता भी कुछ मिल जाएगी इसमें, ध्यान रखिएगा। और ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम कौन सा था, तो वह था आपका मून एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका 4, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। आपको बताना है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आपका कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र जो है NCDM, ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं NCDM, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट है आपका कहाँ पर, आपको याद होगा यह है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर आपका, नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर आपका नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र को सुधारने हेतु 16 अक्टूबर 2003 से इसको NDI मतलब जो विभिन्न प्रकार की जो आपदा हैं उनसे संबंधित के लिए यह लाया गया था। कब लाया गया था, 16 अक्टूबर 2003 में लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र NCDM
ध्यान रखिएगा, जो आज वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में भी जानी जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वह आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की। अभी मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है कब जारी की गई थी, तो वो जारी की गई थी 1 जून 2016 को। कब जारी की गई थी, 1 जून 2016। बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए यह योजना का जो उद्देश्य था कि आपदाओं के लिए रोकथाम, प्रशमन, प्रबंधन के लिए सरकारी एजेंसियों की जो रूपरेखा तैयार की जाए, अधिक से अधिक आपदाओं पर अंकुश लगाया जाए, उनके विभिन्न प्रकार के क्रियान्वयन को मजबूत बनाया जाए, उसके लिए यह योजना 1 जून से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 6, चक्रीय निर्धन में है, आपको बताना है जो चक्रीय निर्धन है वो इनमें से कौन से हैं। देख लेते हैं। जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, जो अधिकांश समय तक धनी रहते हैं, यदाकदा निर्धन रहते हैं, और उपयुक्त सभी। तो देखिए चक्रीय निर्धन, जो चक्रीय यदि हम बात करें, चक्रीय गरीबी की बात करें या चक्रीय निर्धन की बात करें, तो राइट आंसर होगा थर्ड वाला, कि जो अधिकांश समय धनी रहते हैं और यदाकदा निर्धन रहते हैं, वे कहलाते हैं आपके चक्रीय गरीबी। देखिए चक्रीय गरीबी मतलब एक पूरी चक्रीय जो गरीबी होती है वह पूरी जनसंख्या में फैल सकती है, परंतु एक बहुत कम समय के लिए होती है। मतलब कह सकते हैं कि 12 महीने से आपके पास 10 महीने पैसा है, 2 महीने पैसे नहीं है, तो आप आपको बेरोजगार नहीं कहेंगे, आप खुद को चक्रीय गरीबी के रूप में मान सकते हैं। ये एक अस्थायी प्रकृति होती है, ध्यान रखिएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि जो चक्रीय गरीबी से तात्पर्य उन लोगों से होता है जो अधिकांश रूप से गरीब नहीं होते, परंतु कभी कभी गरीब भी हो जाते हैं। मतलब हर समय पैसा नहीं रहता है ना, कुछ देर के लिए कभी कभी इसको गरीबी देखना भी पड़ती है, तो वो कहलाता है आपके चक्रीय गरीबी से संबंधित। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 7, भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलती है। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वरम। तो आप सभी को ज्ञात होगा, इसका राइट आंसर आपका कन्याकुमारी। देखिए कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों वहाँ पर मिलते हैं। और यदि हम बात करें कन्याकुमारी की, तो ध्यान रखिएगा जो कन्याकुमारी है वो भारतीय प्रायद्वीप का सुदूरवर्ती दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी छोर माना जाता है। ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर का मिलन बिंदु या संगम बिंदु है, जिन्हें हम त्रिवेणी संगम के रूप में भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा इन्हें क्या नाम हैं, त्रिवेणी संगम के रूप में भी जानते हैं। और इसे हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में इसे केप केमोरिन, ध्यान रखिएगा केप केमोरिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा केप केमोरिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप सभी बता देंगे कि सर इसका स्थान का राइट आंसर है आपका 7वां स्थान। ध्यान रखिए कौन सा स्थान आपका विश्व का 7वां स्थान है। पहले पे आपका रूस, द्वितीय पे आपका कनाडा, थर्ड चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिफ्थ आपका ब्राजील, सिक्स्थ आपका ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ आवर इंडिया। मतलब हमारा भारत 7वें स्थान पर है। ध्यान रखिए किसके आधार पर, क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर भारत का है आपका 7वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 9, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर या खासी की पहाड़ियाँ। तो आपको बताना है कि इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम जाएं, मतलब पश्चिम से यदि हम पूर्व की ओर जाएं, तो पहला आएगा आपका महादेव पर्वत श्रृंखला नंबर 1 पे। थोड़ा इधर जाएंगे हम तो आएगा फिर आपका मैकल पर्वत श्रृंखला, फिर देखेंगे नीचे तरफ छोटा नागपुर का पठार, ऊपर देखेंगे गारो खांसी की पहाड़ियाँ। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, पहले महादेव, दूसरा मैकल, तीसरा छोटा नागपुर, चौथा आपका खांसी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ आपके राज्य बताए गए। एक तरफ नदी और दूसरी तरफ आपके राज्य देख लेते हैं। देखिए इंद्रावती नदी की हम बात करें तो इंद्रावती नदी आपकी किस स्टेट में है, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। देखिए पहले तो हम राइट आंसर देख लेते हैं कि जोड़ा इनमें से कौन सा सही, तो सही वाला सिर्फ थर्ड वाला है कि लूनी एक ऐसी नदी है जो राजस्थान से निकलती है। ध्यान रखिएगा, और यह जो नदी की यदि हम बात करें तो यह नदी अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से पुष्कर घाटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पुष्कर घाटी से निकलती है, और थार का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर होकर प्रभावित होती है, और लास्ट में गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ पर बोल सकते हैं कि यह गायब हो जाती है। तो आपको बताना था कि यहाँ पर सही कौन सा है, तो यहाँ पर सिर्फ सही कौन सा है, लूनी राजस्थान की, बाकी इंद्रावती झारखंड गलत दे रखा है, भीमा तमिलनाडु और घाटप्रभा केरल, यहाँ पर तीनों ही गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 11, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था। तो देखिए जो एनजीटी है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। कब की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना
कर दी गई थी। तो आपको याद होना चाहिए। और यह करता क्या है, जो अनुशासनात्मक मुद्दे होते हैं, पर्यावरण संबंधी जो विवाद होते हैं, उनका समाधान करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट निकाय धनकिगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या प्राधिकरण, एक ही बात है, धनकिगा 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 12। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संबंध में सत्य नहीं है? तो हमको सारे कथन पढ़ना पड़ेंगे। देख लेते हैं कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष, दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, या उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, तो देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में सही क्या नहीं है, तो इसके जो राइट आंसर है वह है आपका थर्ड वाला, कि दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित जो बेसिक की 19वीं बैठक हुई थी शामिल, उसमें भारत शामिल हुआ था, ना कि यहाँ पर दे रखा है शामिल ना होना, भारत उसमें शामिल हुआ था। यानी कि जो अक्टूबर 2014 में जो 19वां बेसिक जलवायु परिवर्तन हुआ था, उसमें भारत भी शामिल हुआ था धनकीगा। और यह जो बेसिक समूह है वो दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, ब्राज़ील से मिलकर बना हुआ है धनकीगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनएफसीसी की भी रूपरेखाओं के ऊपर कार्य करता है धनकीगा, डरबन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम करता है। तो ये इसमें गलत दे रखा था। बाकी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना की गई, बिल्कुल राइट आंसर है। नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष में विनिवेश किया जाएगा, ये भी यहाँ पर सही है, परंतु थर्ड वाला यहाँ पर गलत दिया गया था जलवायु परिवर्तन के संबंध में। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 13। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, सही उत्तर बताना है आपको। तो हम देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2। इनक्वालिटी री एग्जामिन्ड आपको बताना है किसका है, तो यह आपकी अमर्त्य सेन से संबंधित, ध्यान रखिएगा, अमर्त्य सेन से संबंधित है। और एक कब आई थी, 1992 में, ध्यान रखिएगा 1992 की है। इनक्वालिटी री एग्जामिन्ड अमर्त्य सेन से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, द प्राइज ऑफ इनक्वालिटी, ध्यान रखिएगा, द प्राइज ऑफ इनक्वालिटी, ये है आपकी हाउ टुडे, ध्यान इसका पूरा नाम बताता हूँ, द प्राइज ऑफ इनक्वालिटी हाउ टुडे डिवाइसेस सोसाइटी एंडेंजर्ड आवर फ्यूचर, ये है आपकी जोसेफ स्टिग्लिट्ज की, ध्यान रखिएगा किसकी, आपकी जोसेफ स्टिग्लिट्ज की है। ये कब हुई थी, लिखी गई थी आपकी 2012 में, ध्यान रखिएगा 2012 में लिखी गई थी। यदि हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इनक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, ध्यान रखिएगा इनक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, ये थी आपकी एंथनी बी एटकिंसन की, ध्यान रखिएगा एंथनी बी एटकिंसन की थी। और लास्ट की बात करें, द इकोनॉमिक्स ऑफ इनक्वालिटी, यह थी आपकी थॉमस पिकेकेटी की, ध्यान रखिएगा किसकी संबंध थी, आपकी थॉमस पिकेकेटी से संबंधित थी। तो इनक्वालिटी री एग्जामिन, ये किससे संबंधित, आपकी अमर्त्य सेन से संबंधित है। द प्राइज ऑफ इनक्वालिटी, यह है आपकी किससे संबंधित, आपकी जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज से संबंधित। इनक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, ये आपकी संबंधित है एंथनी बी एटकिंसन से। और लास्ट है आपकी द इकोनॉमिक्स ऑफ इनक्वालिटी, ये आपकी संबंधित आपकी थॉमस पिकेकेटी से संबंधित आपकी रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका फिर से 14, सही जोड़ी वैसे बताना है, सही इसमें से आपको बताना है कि सही आपको जोड़ना है। तो हम देख लेते हैं, चक्रवर्ती समिति, चक्रवर्ती समिति किससे संबंधित थी, तो देखिए जो चक्रवर्ती समिति है वह बैंकिंग क्षेत्र से सुधार हेतु लाई गई थी 1985 में। कब लाई गई थी, 1985 में। बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार थे, मौद्रिक प्रणाली की जो कार्यनीति की जो समीक्षा की गई थी, वो इसी के आधार पर की गई थी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने हेतु चक्रवर्ती समिति। अगला है आपकी नरसिंघम समिति, तो नरसिंघम समिति वित्तीय क्षेत्र सुधार हेतु लाई गई थी, ध्यान रखिएगा जो नरसिंघम समिति थी 1991, हाँ 1991 में वित्तीय क्षेत्र में जो सुधार किए गए हैं वो नरसिंघम समिति 1991 के अनुसार, तो याद होना चाहिए। तेंदुलकर समिति की बात करें तो तेंदुलकर समिति आई थी आपकी सन लगभग 2005 में, गरीबों से संबंधित, ध्यान रखिएगा तेंदुलकर समिति की बात करें, निर्धनता आकलन के लिए आई थी आपकी। और चलैया समिति आप सभी को ज्ञात होगा कि जो चलैया समिति है 1991 में जो टैक्स सुधार के लिए आई थी, चलैया समिति कर सुधार हेतु लाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं हम इसको, चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र हेतु, नरसिंघम समिति वित्तीय क्षेत्र हेतु, तेंदुलकर समिति निर्धनता आकलन हेतु, चलैया समिति टैक्स सुधार हेतु लाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका 15, पंचधारा योजना संबंधित है, आपको बताना है जो पंचधारा योजना है वो किससे संबंधित है, नदी जल प्रबंधन से, नारी कल्याण विकास से, एलपीजी वितरण से, या भूजल प्रबंधन से। तो देखिए जो पंचधारा योजना है, सबसे पहली बात इसका सही उत्तर है नारी कल्याण विकास से, और यह मध्य प्रदेश की योजना थी, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार ने 1991 में यह पंचधारा योजना शुरू की थी, जो वहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की जो जनजाति महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर 5 रूप से जो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर 5 उद्देश्य दे रखे थे, जिसका नाम है पंचधारा,
ध्यान रखिएगा, पंच मतलब पाँच, 5 धाराओं की यहाँ पर योजना, मतलब 5 उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें पहला वात्सल्य योजना, दूसरा ग्राम योजना, थर्ड आयुष्मती योजना, फोर्थ सामाजिक सुरक्षा योजना, फिफ्थ कल्पवृक्ष योजना। ये सभी की सभी जो योजना है वो मध्य प्रदेश की सरकार की जो ग्रामीण जनजाति महिलाएं हैं उनके लिए 1 नवंबर 1991 से पंचधारा योजना शुरू की गई थी, नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 16, पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? आपको बताना है जो पौधे होते हैं इनमें व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है, तो वो होता है आपकी जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। देखिए व्हाइट बड जो होता है वो मक्के में होता है, ध्यान रखिएगा, अधिकतर हम देखें मक्के में होता है। जब मक्के में जिंक की कमी होती है तो ध्यान रखिएगा जो नए पत्ते होते हैं वो हल्के हल्के पीले हो जाते हैं, हल्के हल्के उनमें पीली धारियाँ पड़ जाती हैं और सफ़ेद नेक्रोटिक धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो नया पत्ता निकलता है वो धीरे धीरे सड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। और सड़ने के बाद क्या होता है, ये खराब हो जाता है और यह पूरे भुट्टे को खराब कर देता है, मतलब पूरे मक्के को धीरे धीरे खराब कर देता है। तो ध्यान रखिएगा व्हाइट बर्ड जो है वो किससे संबंधित है? आपका जिंक से संबंधित है और ये आपको याद होना चाहिए। पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। अधिकतर किसमें होता है ये? मक्का तो एक उदाहरण बताया था मैंने आपको, मक्के की इसमें होता है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 17, दूध का सफेद रंग होता है, आपको बताना है केसिन के कारण, एल्बुमिन के कारण, लैक्टोज के कारण या ग्लोबुलिन के कारण। तो आप सभी को ज्ञात होगा जो दूध का सफेद रंग होता है वो होता है केसिन के कारण, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यदि हम दूध के पायस की बात करें तो जो दूध का पायस होता है उसमें कोलाइडी कणों के कारण जब प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है तो उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, जिसमें वसा गोलिकाएं होती हैं, छोटे कैसिकिन मिलेसेस होते हैं, जो एक बोल सकते हैं कि एक प्रकार से सफ़ेद रंग के रूप में एक प्रकार से दिखते हैं हमको। तो यही है कि दूध का जो सफ़ेद रंग का कारण होता है वो होता है केसिन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है यहाँ पर कि वेब पोर्टल डेकनेट किससे संबंधित है? आपको बताना है जो वेब पोर्टल है डेकनेट वो किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर, कॉमर्स, बिजनेस या लॉजिस्टिक्स से। तो आप सभी को ज्ञात होगा जो डेकनेट है वो आपका ई एग्रीकल्चर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन ऑफ नेटवर्क, डेकनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन, सॉरी माफ कीजिए, कॉरपोरेशन नेटवर्क, सही है बिल्कुल, कॉरपोरेशन नेटवर्क। डेकनेट किससे संबंधित है? आपका एग्रीकल्चर संबंधित है और यह कृषि सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस एक प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर हेतु एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिसमें जो भारतीय कृषि है उसको अधिक से अधिक ऑनलाइन करते हुए लोगों की सहायता की जाए। अब देखिए कृषि को ऑनलाइन करने की बात यहाँ पर नहीं बताई गई थी, आप लोग थोड़ा मिसकन्फ्यूजन होंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल देता हूँ। इसमें होता क्या है, जो कृषक हैं उनको विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाए उसके लिए यहाँ पर एक वेब पोर्टल बनाया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो मानक गतिविधियाँ हैं, जो कृषि संबंधी गतिविधियाँ हैं, जो विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर हैं, विभिन्न प्रकार की जो खतियाँ हैं, नई नई खेतियों के अनुरूप हैं, जैविक खेती को बढ़ावा है, ये सारी चीज़ें इसमें संबंधित दी गई है। तो वेब पोर्टल डेकनेट किससे संबंधित है? आपकी ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 19, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? कनाडा, स्वीडन, फ्रांस या बेल्जियम। तो आपको बताना है कि जो कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला जो देश है, ध्यान रखिए कैशलेस, अभी इंडिया में भी बहुत चल रहा है कैशलेस वाला, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करी डिजिटल इंडिया के तहत, आप ध्यान रखिएगा। परंतु यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन की कि विश्व का प्रथम कैशलेस वाला देश कौन सा है, तो वह है आपका स्वीडन, ध्यान रखिएगा। कौन सा देश आपका? स्वीडन है, ध्यान रखिएगा। स्वीडन विश्व का एकमात्र नकदी रहित देश है, ध्यान रखिएगा। और यह किसके द्वारा बताया गया? तो ध्यान रखिएगा केटीएच रॉयल इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा एक अध्ययन में बताया गया कि जो स्वीडन है उनके जो प्रमुख बैंक है उनमें नगद लेन देन का मतलब नगद लेन देन होता ही नहीं है, उन्होंने मना कर दिया है और जो भी लेन देन होते हैं वे सभी के सभी कैशलेस होते हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब वहाँ पर नोट नहीं जाता है, हर चीज़ डिजिटल हो रही है और भारत भी डिजिटल के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप भी अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट का उपयोग करें। तो विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? स्वीडन हमारा देश है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20, रियो ओलंपिक, ध्यान रखिएगा, रियो ओलंपिक की सबसे युवा एथलेटिक कौन थी? दीपक कर्माकर, वर्जीनिया थ्रेतर गोरिका सिंह या एमिली सीबो हन। तो राइट आंसर क्या है इसका? आपका गोरिका सिंह, ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर कौन सा है? रियो ओलंपिक की जो सबसे युवा एथलेटिक थी वो थी उस समय की गोरिका सिंह थी, ध्यान रखिएगा, जो कि 31वें स्थान पर रही थी। 100 मीटर की बैक स्ट्रोक की तैयारी करी थी, ध्यान रखिएगा, उसमें इन्होंने भाग भी लिया था। और 2016 का जो रियो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें सबसे युवा एथलेटिक कौन थी? आपकी गोरिका सिंह थी। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 21, ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है? झारखंड, सिक्किम, केरल या तेलंगाना। तो आप सभी को ज्ञात होगा इसका राइट आंसर आपका सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सबसे साफ राज्य कौन सा हो गया? आपका
सिक्किम हो गया। ये उस समय का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा जब 2015 में जब बोल सकते हैं कि जो स्वच्छता अभियान आया था उसके तहत जो परिणाम घोषित किए गए थे, जिसमें प्रथम स्थान सिक्किम ने प्राप्त किया था, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर 2016 में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा 2016 के अनुसार सिक्किम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 22, इकोनॉमिक से संबंधित है और गरीबी से संबंधित। ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था चक्री बेरोजगारी, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है कि प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। देखिए आपको बताना है कि इसमें जो चारों ऑब्जेक्ट में से प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य ही प्रछन्न बेरोजगारी है। देखिए प्रछन्न बेरोजगारी एक प्रकार का बेरोजगार का ऐसा प्रकार है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होता है कि भैया व्यक्ति कार्य में संलग्न है परंतु पूर्ण रूप से बेरोजगार है, कार्य कर रहा है परंतु बेरोजगार है। श्रम की सीमांतता उत्पादकता बिल्कुल शून्य है, काम कर रहा है परंतु जो उसको उत्पादन होना है, जो उसको मिलना है, वो बिल्कुल शून्य है। ध्यान रखिएगा मतलब हम कह सकते हैं कि कार्य में तो लगा हुआ है परंतु पूर्ण रूप से बेरोजगार है, तो वह किस में आएगा आपका, वह आपका प्रछन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे श्रमिक होते हैं विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के श्रमिक होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं कि जो श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है उनकी शून्य होती है, इसलिए वे प्रछन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 23, राजीव आवास योजना 2011 में शुरू की गई थी, उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है। देखिए राजीव आवास योजना 2011 को कब तक विस्तारित कर दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर है आपका 2022 तक का। केंद्र सरकार ने कब शुरू की थी, तो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। राजीव आवास योजना, यदि हम लिखूँ RAY, ये छोड़िए इसको, 2022 में की थी। देखिए यदि हम राजीव आवास योजना की बात करें तो यह 3 सितंबर 2013 को शुरू की गई थी और इस योजना की अवधि 2022 तक बढ़ा दी गई है, ध्यान रखिएगा। और ये योजना का उद्देश्य क्या है, जो आवासीय स्टॉक है उसको वृद्धि की जाए, उनको कैसे भी करके बढ़ाया जाए, तो ये आपको याद होना चाहिए, 2022 तक उसको बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका 24, यूनेस्को का 195वां देश कौन सा बना है। आपको बताना है जो यूनेस्को है उसका 195 देश इसमें से कौन सा बना है, फिलीपींस, कजाकिस्तान, क्रोएशिया या दक्षिणी सूडान। तो आप सभी को ज्ञात होगा जो यूनेस्को है उसका 195वां जो देश है वह बना है आपका फिलिस्तीन। ना कि कौन सा देश बना आपका, फिलिस्तीन बना है। 2011 में फिलिस्तीन ने सदस्यता ग्रहण की थी और 195 देश यह बन गया था। तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को का 195 देश कौन सा बना है, फिलिस्तीन 195 देश बना है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 25, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है, आपको बताना है। राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा या लोथल। तो राइट आंसर है आपका राखीगढ़ी। देखिए यदि हम बात करें हरियाणा का हिसार क्षेत्र में है ध्यान रखिएगा राखीगढ़ी, जहाँ से हड़प्पा स्थल के 2 किलो की खोज हुई थी और यह सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल बता दिया गया था। अभी जनवरी 2014 में भी ध्यान रखिएगा 2 हड़प्पा बहुत बड़े 2 किलो की खोज हुई थी, जिसके बाद कह दिया गया था कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता स्थल है, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है आपका, राखीगढ़ी वाला, इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो आपको याद होना चाहिए इसका राइट आंसर कौन सा आपका, राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा, समिति, विधाता, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो ऋग्वेदिक जनसभा है जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, वो संबंधित थी आपकी सभा से। किससे संबंधित थी, आपकी सभा से। देखिए ऋग्वेदिक काल के दौरान जो सभा है वो न्यायिक कार्यों का कार्य करती थी। मूल रूप से जो कुटुंब होते थे वे सभा जो नृत्य, संगीत, जादू टोना, जादू टल के साथ साथ पासा खेलने, जुआ खेलने, ये विभिन्न रूप से कार्य करते थे। ध्यान रखिएगा पारागही मामलों पर विचार विमर्श करते थे, न्यायिक प्रशासन कार्यों का कार्य करते थे, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते थे। तो ध्यान रखिएगा जो ऋग्वेदिक काल में जनसभा थी उनके न्यायिक जो कार्य से संबंधित करते थे वे करते थे आपके सभा। तो राइट होना चाहिए आपका इसका सभा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27, यमक बुद्ध पीटक से संबंधित है। आपको बताना है यमक बुद्ध पीटक से संबंधित सूत, विनय, अभिधम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यमक कौन से बुद्ध पीटक संबंधित है, तो वह आपका अभिधम पीटक से संबंधित है। ध्यान रखिएगा अभिधम से संबंधित है। देखिए यमक थेरवाद की बात करें तो जो यमक थेरवाद है वह बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ का जो पाली संग्रह है उसका एक भाग माना जाता है और इसे अभिधम्म पीटक में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा इसको राइट आंसर कौन सा आपका, अभिधम्म पीटक इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 28, कि चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। आपको बताना है 28वां क्वेश्चन का कि जो चीनी तीर्थयात्री थे जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, चुआन, माफ कीजिएगा, युआनु चुआंग, फाइयान, सुंग युंग, आइजिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सुंग युंग है। ध्यान रखिएगा सुंग युन की बात करें तो जो सुंग युन थे वो महान चीनी यात्री थे जो 6ठी शताब्दी में भारत आए थे और इन्होंने वेई वंश की सामग्री के आदेश पर 518, ध्यान रखिएगा किस सामग्री के आधार पर, ध्यान रखिएगा इन्होंने वेई वंश की जो सामग्री थी
उनके आधार पर, उनके आदेश के आधार पर 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की और उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है जहाँ पर स्वात घाटी से लेकर गंधार तक इन्होंने बोल सकते हैं कि भारत की यात्रा की। तो क्वेश्चन था आपका कि 6वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की यात्रा किसने की थी, वो राइट आंसर है आपका सुंग युन ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 29 कि झारखंड में वार्षिक वर्षांतराल क्या है। आपको बताना है झारखंड में वार्षिक वर्षांतराल कौन सा है। तो वार्षिक वर्षांतराल है आपका 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, या 100 से 200, या 200 से 300, या 300 से अधिक। तो देखिए यदि हम वार्षिक वर्षा अंतराल की बात करें तो वार्षिक वर्षा अंतराल के अंतर्गत 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। पूर्व से पश्चिम वाले क्षेत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा झारखंड में भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है। तो वह है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका 30, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्षेत्र और मुख्य संसाधन। कोल्हान खनिज संसाधन हेतु सही है, कोल्हान खनिज संसाधन हेतु बिल्कुल सही है। कच्छ की बात करें तो कच्छ वन संसाधन हेतु नहीं है, दलदली क्षेत्र है। मालाबार तट जल संसाधन सही है। मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन बिल्कुल सही है, परंतु कच्छ की बात करें तो कच्छ एक शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दलदली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पर वन संसाधनों का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर वन संसाधन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। बाकी कोल्हान खनिज संसाधन सही है, मालाबार तट जल संसाधन बिल्कुल सही है, और मध्य गंगा मैदान मृदा संस्थान यहाँ पर सही है। तो पूछा था कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो मैं बता चुका हूँ कि कच्छ वाला यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 31, फिर से सही जोड़ी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। एक तरफ है आपका क्षेत्र और एक है आपकी तरफ मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप। आपका एक तरफ क्या है आपका क्षेत्र है और एक है आपका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के पहले सबसे पहले आपको ऐसे यहाँ देख लीजिएगा कि पूछा क्या है। कई बार हम हाई बाप में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा जोड़ा सही है, तो आपको बताना है इन चारों में से कि कौन सा जोड़ा सही है। तो लद्दाख सूती वस्त्र उद्योग गलत, दंडकारण्य जूट की कृषि गलत, रॉयल सीमा चाय के बागान गलत, परंतु उत्तरी बिहार चीनी संभोग से संबंधित है, चीनी उद्योग से संबंधित ध्यान रखिएगा। उत्तरी बिहार चीनी उद्योग से संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बिल्कुल राइट दे रखा है। तो उत्तरी बिहार चीनी उद्योग यहाँ पर सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32, 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या होगा जनसंख्या घनत्व का। आपको बताना है। अब आपको सभी स्टेट का जनघनत्व याद होना चाहिए, तभी तो आप इसको करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा बिहार, पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड। देखिए बिहार की बात करें तो बिहार का है 1102 वर्ग किलोमीटर। पंजाब की बात करें तो 550, झारखंड की बात करें तो 414, और उत्तराखंड की बात करें तो 190। आप बोल सकते हैं कि सबसे अधिक है। और सभी स्टेटों में बिहार का आपको याद है सबसे अधिक है, 1102 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का सबसे अधिक जनघनत्व है हमारा, जनसंख्या घनत्व। तो 2011 के अनुसार यदि हम देखें तो बिहार का 1102 किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब का 550 किलोमीटर स्क्वायर, झारखंड का 414 किलोमीटर स्क्वायर, उत्तराखंड का 189 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर सही दिया गया है, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 33, 2004-5 के 61वीं VNSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई थी। आपको बताना है यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड, मिक्स्ड रिकॉल मेथड, URM और ARM, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही योजना लगाई थी, ARM और URM। तो राइट आंसर होगा इसका थर्ड वाला। देखिए जो NSSO है उन्होंने उसने घरेलू उपभोक्ता व्यय हेतु 61वें चरण में अपने जो नमूना सर्वे डाटा है उसमें दो प्रकार की विधियों का उपयोग किया गया था। एक किया गया था URM और दूसरा किया गया था MRM। ना कि URM होता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और जो MRM होता है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड होता है। ध्यान रखिएगा दोनों विधियों को उसने यूज किया था। ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि जो निर्धनता आकलन है NSSO का, उसके लिए कौन सी विधि अपनाई गई थी। तो दोनों अपनाई थी, URM और ARM दोनों अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका 34, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कि 67% जनसंख्या को कानूनी रूप से सब्सिडी देना, 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आश्रित करना, इसके केवल दो अनुच्छेद है जो कीमत और समस्या पर भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है या उपयुक्त सभी। तो आप सभी को ज्ञात हो गया जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसमें यहाँ पर जो गलत दे रखा है वो गलत दे रखा है थर्ड वाला, कि यहाँ पर दो अनुच्छेद है जो कीमत और समस्या या भोजन की पौष्टिक के आधार को निर्धारित करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल कर देखा है।
देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो है उसकी 3 अनुसूचियाँ थी, 2 नहीं थी। पहली थी आपकी पीडीएस के लिए जारी कीमतों का निर्धारण। दूसरी अनुसूची में जो दोपहर का भोजन है, मिड डे मील योजना आई थी, घर के लिए राशन संबंधित अधिकारों का निर्णय। और जो तीसरा अनुसूची थी उसमें जो खाद्य सुरक्षा है उसको विभिन्न प्रकार के जो मापदंड हैं, उसके कृषि का पुनरुद्धार सिस्टम है, शाखाएं हैं, उनका संग्रहण है, उनके खाद्यान्नों की गतिविधियां हैं, ये तीसरी अनुसूची में रखी गई थी। तो यहाँ पर थर्ड वाला गलत दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। कब आरंभ की गई थी आपको बताना है। 2010, 11, 12 या 13 में। तो आप सभी ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा 2011 में शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय उत्पादन के जो विनिर्माण क्षेत्र है उसकी क्षेत्र भागीदारी है उसमें वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी। 2011 में शुरुआत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो लाखों नौकरियां हैं उनको सृजित किया जाएगा, आर्थिक विकास दर को बढ़ाई जाएगी, राष्ट्रीय विनिर्माण को बढ़ाया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर आए थे राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा 2011 में। और इसका उद्देश्य कब तक इसको पूर्ण करना था। 2022 तक इसको पूर्ण करना है, जिसमें जो सरल घरेलू उत्पाद है वो लगभग 25% तक करना है। कब तक करना है। 25% करना है, ये इसका मूल उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 36। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार आरंभ कब की गई। देखिए विशेष आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं इनको हिंदी में बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। और SEZ की जो नीति थी वो 2000 में शुरू की गई थी, 1 अप्रैल 2000 से शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था जो विदेशी निवेश है उसमें वृद्धि की जाए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए, और जो निर्यात है उनके जो बाधाएं आ रही हैं उनको विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए। यही इसका एक मुख्य बोल सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र को कब आरंभ किया गया था। तो आरंभ किया गया था 2000 से आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 37। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है। आपको बताना है नरीखंड, मानवर्जिका, करतानी सीना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में कहा जाता था नरीखंड। क्या कहा जाता था। नरीखंड। और वर्तमान में विद्यमान में जो वैद्यनाथ धाम है देवघर का और जो बीरभूम है उनको नरीखंड के रूप में वर्णित किया जाता है। और नरीखंड को झाड़ियों से भरपूर जिले के रूप में चित्रित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन था कि जो संथाल परगना क्षेत्र है उसका जो अति प्राचीन काल है उसको क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता था नरीखंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। साफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। मुंडा, हो, संथाल या खड़िया। तो इसका राइट आंसर है आपका संथाल। ध्यान रखिएगा। साफा हरी आंदोलन, साफा होर आंदोलन, माफ कीजिएगा, साफा होर आंदोलन आदिवासी समुदाय से संबंधित है तो वह आपका संथालों से संबंधित है। देखिए आदिवासियों के प्रति जब महात्मा गांधी का दृष्टिकोण था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा था कि जो देशी या स्थानीय नागरिक हैं वे संबोधित किए, उन्होंने उनको संबोधित किया। और जो कि सुधार के स्तर पर जो हिंदुत्व के परिप्रेक्ष्य बोल सकते हैं कि जो परिप्रेक्ष्य था उसको बढ़ाना था, जिसमें संथाल, ताना भगत संप्रदाय और राव के साथ मिलकर कई प्रकार के सुधार आंदोलन चलाए थे, जिसमें एक था आपका साफा होर, इसका दूसरा नाम था क्लीन मैन। ध्यान रखिएगा, इसका था दूसरा आंदोलन, इसका नाम क्या था। इस आंदोलन का दूसरा नाम क्लीन मैन आंदोलन था, जिसका विभिन्न प्रकार से समर्थन भी किया गया था। तो साफा होर आंदोलन या क्लीन मैन लिख देता हूं मैं, क्लीन मैन आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था। संथाल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। आपको बताना है इनमें से कौन सी आदिम जनजाति है। कंवर, कोरा, करमाली या कोरवा। तो देखिए आदिम जनजाति है आपकी इसमें से कोरवा। देखिए जो कोरवा है जनजाति वह झारखंड के गुमला जिले में पाई जाती है। और यह 9 आदिम जो प्राचीन जनजाति है उनमें से एक मानी जाती है, जो छत्तीसगढ़ की सीमा में मिल जाएगी और झारखंड की सीमा में मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा। और ये आदिम जनजातियों के रूप में माने जाते हैं। ध्यान रखिए, कोरवा आपको याद होना चाहिए सही उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 40। अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। हो, पहाड़िया, मुंडा या उराव। तो देखिए अंडी और जो ओपोरतिपी नामक से जो विवाह है वो हो आदिवासी समुदाय से संबंधित। ध्यान रखिएगा, अंडी हो गया, दीगू अंडी हो गया, ओपारतिपी हो गया, राजी खुशी, अनादर, ये विभिन्न प्रकार के जो विवाह के रूप हैं वे हो जनजाति के हैं। किस जनजाति के हैं आपकी। हो जनजाति के। तो देखिए जो जनजाति हैं जाति हैं उनके विवाह वगैरह तो आपको याद आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो अंडी और ओपोरतिपी नाम से जो विवाह प्रचलित है वह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो वह आपका हो समुदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी इनमें से कौन सी है।
INS तिरायु, INS विराट, INS अरिहंत या INS अस्त्रधारिणी। तो इसका राइट आंसर है आपका INS अरिहंत। देखिए INS अरिहंत की बात करें तो यह परमाणु हथियारों से लैस है और भारत की पहली पनडुब्बी है जो भूमि, समुद्र, वायु मार्ग से परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। और इसको भारतीय बेड़े में कब शामिल किया गया था? तो इसको 2016 में भारतीय बेड़े में शामिल किया गया था। और ध्यान रखिएगा 110 मीटर लंबा है, 6000 टन भारी INS अरिहंत है, जिसका नाम अरिहंत का अर्थ क्या होता है पता है आपको? कि जो अर्थ होता है कि शत्रुओं का हत्या करने वाले को अरिहंत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा उसी के आधार पर इसको रखा गया है। तो INS अरिहंत ध्यान रखिएगा भारत की पहली पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी। ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 2016 की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड PSC का जो हमने देखा है पेपर वाइज, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? तो आपको ज्ञात होगा जो प्रोजेक्ट लून है वो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ग्रामीण और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जिनमें इंटरनेट एक्सेस की सुविधा नहीं मिल पाती है, उनमें इंटरनेट एक्सेस की सुविधा प्रदान करने के लिए मिशन एक लाया गया था, जिसमें यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें जो बेतार संचार प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक बढ़ाया जाएगा। 4LTE ध्यान रखिएगा 4G के साथ में इसमें VoLTE का भी उपयोग किया जाए। और इसमें क्या है कि जो समताप मंडल है, ध्यान रखिएगा इस समताप मंडल में लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिक से अधिक गुब्बारों को स्थापित किया जाए, जो प्रोजेक्ट लोन से संबंधित है, जो बेतार संचार प्रौद्योगिकी का एक बहुत अच्छा उदाहरण या इस परियोजना का एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि एक नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट लोन किससे संबंधित है? तो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से प्रोजेक्ट लोन संबंधित थे। तो ये थे आपका 2016 का आपका झारखंड PSC का कुछ पेपर के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।